मन को सुलझाने में ध्येय नया पाने में, मन को सुलझाने में ध्येय नया पाने में, यदि भटकन लगती हो, यदि अड़चन लगती हो, यदि भटकन लगती हो, यदि अड़चन लगती हो, तो छोड़ो ये जाने दो, ये डगर तुम्हारे लिए नहीं है। डर है यदि गिर जाने का तो शिखर तुम्हारे लिए नहीं है, शिखर तुम्हारे लिए नहीं है। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल अभिज्ञान क्लासेस पर। संदीप द्विवेदी की ये कविता हमारे लिए बहुत ही प्रेरणा स्रोत है और ये हमें नई प्रेरणा देती है और एक उत्साह देती है आगे बढ़ने के लिए। तो जो भी अभ्यर्थी चैनल से जुड़े हुए हैं या नए लोग हैं तो चैनल से जुड़ जाइएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और जो भी अभ्यर्थी चाह रहे हैं, यूपीपी की जो लेटेस्ट वैकेंसी आई है 60,000 से ज़्यादा आप एक स्थान अपना सुनिश्चित करना चाहते हैं तो ज़रूर जुड़िएगा हमारे चैनल से। आज के इस वीडियो में मैं चर्चा करने वाला हूं आपसे भर्ती प्रक्रिया के बारे में। इतनी लंबी नोटिफिकेशन और उसके बाद जो अभ्यर्थी हैं, जो भी आवेदन करना चाह रहे हैं, तो कहीं ना कहीं सभी के मन में एक भ्रम बना रहता है कि क्या होगा, भर्ती प्रक्रिया कैसे है, क्या होगा, पहले पहले कौन सी परीक्षा होती, फिर क्या है, अगर लिखित परीक्षा है तो उसमें कितने प्रश्न होंगे, कितने अंक होंगे, नेगेटिव मार्किंग है कि नहीं है, उसके बाद क्या चरण होता है, और जो फिज़िकल स्टैंडर्ड टेस्ट होता है, शारीरिक परीक्षण जो है वो कैसे होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कब होता है, और शारीरिक दक्षता में क्या लिया जाता है। तो ये बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं, आवेदन भरने से पहले ही होते हैं। तो क्यों सभी लोग अपना देखने लगते हैं कि हाँ कैसे क्या। और अगर आप भी भर्ती से जुड़ना चाहते हैं, भर्ती में आप सम्मिलित होना चाहते हैं और आपको कोई भी डाउट है तो ज़रूर देखिएगा, वीडियो अंत तक देखिएगा। आपको उम्मीद करता हूँ कि कोई भी समस्या बाद में नहीं रहेगी। अगर तब भी अगर कुछ रहता है तो आप ज़रूर मुझसे पर्सनली मैसेज करके कमेंट में पूछ सकते हैं। तो दोस्तों, भर्ती प्रक्रिया जो है यूपी पुलिस की, जो 60,000 से ज़्यादा जो वैकेंसी आई हुई हैं यूपी कांस्टेबल की, 2 दिनों के बाद भर्ती ये देखने को मिली है वैसे तो इस पर जो पहला जो चरण है लिखित परीक्षा का है। तो लिखित परीक्षा में दोस्तों क्या है कि लिखित परीक्षा में वस्तुनिष्ठ प्रकार का प्रश्न पत्र रखा जाएगा। ऑप्शनल होता है, ये सभी जानते होंगे। इसमें वस्तुनिष्ठ होता है, 4 वो आपको ऑप्शंस दिए जाएंगे और जो भी प्रश्न हैं वो 150 प्रश्न होते हैं और उनकी जो अंक हैं, उनके जो अंक निर्धारण किए गए हैं वो 300 अंकों के किए गए हैं। कितने के किए गए हैं? 300 किए गए हैं। और समयावधि कितनी है? तो समय का विशेष ध्यान यहाँ पर आप लोगों को रखना है, क्योंकि 150 प्रश्न है और समय अवधि है 2 घंटे की। कितने की है? 2 घंटे की समय अवधि है और आपको 150 प्रश्न करने, कितने करने हैं? 150 प्रश्न करने हैं 2 घंटे में। तो ये आपको विशेष ध्यान रखना है। इसके बाद हम देखते हैं कि जो 4 विषय हैं, अलग अलग विषयों में ये परीक्षा होगी। जो 150 प्रश्न वो 4 विषयों से पूछे जाएंगे: सामान्य ज्ञान, सामान्य हिंदी और संख्यात्मक एवं मानसिक योग्यता तथा मानसिक अभिरुचि, बुद्धिलब्धि एवं तार्किक क्षमता। तो इसके लिए आपको अलग से सिलेबस चैनल के माध्यम से आपको बता दिया जाएगा। ये वीडियो आपको आज ही देखने को मिल जाएगा सिलेबस से संबंधित। तो दोस्तों, उस पर हम डिटेल में चर्चा करेंगे आगे। फिर लिखित परीक्षा में तो ये 4 चीज़ें हो गई, क्लियर हो गया होगा आपको कि 150 प्रश्न पूछे जाने हैं, 150 प्रश्न पूछे जाने हैं और 150 प्रश्न, ये हर एक प्रश्न 2 नंबर का है, मतलब 300 नंबर का ये प्रश्न पत्र होगा आपका। 300 नंबर का ये प्रश्न पत्र है, 2 घंटे का है, 2 घंटे का प्रश्न पत्र है। तो इसमें बाद में एक प्रश्न हमारे मन में आता है कि अगर कोई उत्तर गलत होता, क्योंकि आजकल जो यूपी की जो भी भर्ती हो रही हैं तो इस समय निगेटिव मार्किंग का चलन ज़्यादा है, तो इस भर्ती में भी निगेटिव मार्किंग ज़रूर है, अवश्य है निगेटिव मार्किंग। तो आप अपना माइंड मेकअप ऐसे ही पहले से कर लीजिएगा कि कैसे आपको प्रश्न करने हैं, किस हिसाब से आपकी तैयारी है। तो इसमें भी निगेटिव मार्किंग है और निगेटिव मार्किंग कितनी है? 0.5 मार्क्स की है, 0.5 नंबर की है, आधे नंबर की है। मतलब 2 नंबर का एक प्रश्न है आपका, 2 नंबर का प्रश्न है और 2 नंबर में आपको 1/4 की आपको निगेटिव मार्किंग देखने को मिलेगी। तो आप उस तरीके से तैयार होके जाइए कि हाँ, इतनी निगेटिव मार्किंग है, मुझे इतने प्रश्न करने हैं, इतना सही करना है। और तो ये अब वैसा नहीं कुछ रहा है कि जैसे पहले होता था कि हम सभी करके आ रहे हैं, कि लोग गए, बस गए और धड़ाधड़, मतलब ऐसे गए और सारे प्रश्न करके आ गए। तो ऐसा अब कुछ नहीं होने वाला है। और आगे फिर जो चरण आता है वो आता है अभिलेखों की समीक्षा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है और फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट है, शारीरिक मानक परीक्षण है। तो इसमें क्या होता है, तो जो भी अभ्यर्थी, जो भी जितनी भी रिक्तियाँ हैं उनके अनुसार जो भी अभ्यर्थी पास करेंगे लिखित परीक्षा, उसमें उत्तीर्ण होंगे और
उनकी लिस्ट बन करके फिर उनको बुलाया जाएगा, वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा। डॉक्यूमेंट्स उनकी चेकिंग होगी, डॉक्यूमेंट्स चेक किए जाएंगे, वेरीफाई किए जाएंगे और उसके बाद ये निश्चय किया जाएगा कि इनका शारीरिक मानक परीक्षण होना है। शारीरिक मानक परीक्षण किनका बाद में होना है, तो ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। जो भी अंक लिखित परीक्षा में आपने पाए होंगे उसके आधार पर होगा। मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी, देखिए यहाँ पर श्रेष्ठता सूची तैयार की जाएगी और इसमें जो भी स्थान होगा, जिसका भी होगा, उसको फिर डॉक्यूमेंट उसका वेरीफाई किया जाएगा, डॉक्यूमेंट्स उसके वेरीफाई किए जाएंगे। और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन क्या है? डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सभी के लिए है, तो इसमें जनरल कैटेगरी के जो है तो उनके लिए अलग है, और जो भी आरक्षण में हैं, SC वर्ग के हैं, ST वर्ग के हैं, OBC के हैं, बैकवर्ड क्लासेस के हैं, जो भी हैं लोग, तो उनके अलग अलग सर्टिफिकेट्स मांगे गए हैं, तो वो भी सब देखे जाएंगे। और उसके बाद आपको शारीरिक मानक परीक्षण के लिए तैयार होना होगा, वो आपका कराया जाएगा। और शारीरिक मानक परीक्षण में क्या है, इसको भी डिटेल में जान लीजिएगा। तो इसमें 2 चीज़ें हैं, एक तो पुरुष के लिए है और महिलाओं के लिए। तो पुरुषों के लिए शारीरिक मानक परीक्षण में ऊंचाई क्या है, ऊंचाई कितनी है? कल से टेलीग्राम पे या बहुत जगह मैसेज आ रहे हैं कि ऊंचाई, हाइट का इशू क्या है। हाइट कोई कह रहा है 151 सेंटीमीटर है, मेरी 153 है, क्या महिलाओं में इतना क्या लिया जा रहा है, तो ये क्लियर नहीं हो पा रहा लोगों को। तो ये पुरुषों के लिए कितनी है, 168 सेंटीमीटर के लिए कितनी है, 168 सेंटीमीटर पुरुषों के लिए न्यूनतम ऊंचाई होनी चाहिए, इससे कम नहीं होगी। और मेरे हिसाब से 168 है तो 169 आपकी है, तो वहाँ पर क्योंकि मापने के तरीके भी अलग अलग होते हैं, तो 168 सेंटीमीटर पुरुषों के लिए। और पुरुषों में अनुसूचित जनजाति के जो लोग हैं उनके लिए क्या है, उनके लिए 160 सेंटीमीटर होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, 160 सेंटीमीटर उनकी न्यूनतम ऊंचाई होनी चाहिए। और यहाँ पर जो अनुसूचित जातियों के हैं, सामान्य हैं, इनके लिए एक ही मानक दिया गया है, 168 सेंटीमीटर। जो बैकवर्ड क्लासेस के हैं, अदर बैकवर्ड क्लासेस के, जो शेड्यूल कास्ट के हैं, जो जनरल कैटेगरी के जो भी हैं पुरुष, उनके लिए 168 सेंटीमीटर है। ST जो होते हैं, जो थारू या जो भी लोग इनमें आते हैं, वो 160 सेंटीमीटर होने चाहिए, उनकी हाइट न्यूनतम हाइट है ये। और फिर बात करते हैं जो सीना, पुरुषों के लिए जो सीना मापा जाता है, तो सीना 79 सेंटीमीटर सामान्य, बैकवर्ड क्लासेस के लिए और अनुसूचित जातियों के लिए जो सीना है, तो सीने की माप क्या होनी चाहिए, 79 सेंटीमीटर, 79 सेंटीमीटर बिना फुलाने पर। और फुलाने पर ये 5 सेंटीमीटर बढ़ जाता है, 5 सेंटीमीटर ये बढ़ जाएगा आपका, 5 सेंटीमीटर फुलाने पर ज़रूर बढ़ना चाहिए। तो ये 84 सेंटीमीटर फुलाने पर है, और बिना फुलाए हुए 79 सेंटीमीटर सीना होना चाहिए। और जबकि जो अनुसूचित जनजाति के लोग हैं, शेड्यूल ट्राइब के लोग हैं, उनके लिए 77 सेंटीमीटर है बिना फुलाए 77 सेंटीमीटर, और फुलाने पर 82 सेंटीमीटर होना चाहिए। तो दोस्तों आगे देखते हैं। इसमें ये आपका एक रिमार्क अलग से इन्होंने दिया कि 5 सेंटीमीटर फुलाने पर फुलाव अनिवार्य है सीने का, चाहे आप किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हों। फिर दोस्तों महिला अभ्यर्थियों के लिए क्या है, शारीरिक मानक क्या हैं? तो महिला अभ्यर्थियों के लिए जो ऊंचाई है, सामान्य के लिए, अदर बैकवर्ड क्लासेस के लिए और शेड्यूल कास्ट के लिए, वो ऊंचाई 152 सेंटीमीटर होनी चाहिए मिनिमम। यहाँ पर बात की जा रही है मिनिमम की, कितनी होनी चाहिए, 152 सेंटीमीटर होनी चाहिए। और अनुसूचित जनजातियों के लिए यही ऊंचाई घट जाती है तो 147 सेंटीमीटर होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए, 147 सेंटीमीटर होनी चाहिए। और महिलाओं में एक और चीज़ जोड़ी गई है, एक और कंडीशन है। इसमें कंडीशन ये है कि आपका वज़न 40 किलोग्राम से कम नहीं होना चाहिए, 40 kg से कम आपका वज़न नहीं होना चाहिए। तो ये शारीरिक मानक में है। तो आप जो भी अभ्यर्थी तैयारी कर रहे हैं, जो भी अभ्यर्थी आप जुड़ने वाले हैं, तो आप अगर इनमें से कोई भी मानक है अभी नहीं पूरा हो रहा, अगर थोड़ा 19-20 का फ़र्क आ रहा, तो आप अभी आराम से उसको कवर कर सकते हैं, फिजिकल एक्सरसाइजेस करके आप कवर कर सकते हैं। और फिर इसमें जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा, शारीरिक मानक परीक्षण हो जाएगी, तो उसमें एक और प्रक्रिया रहती है, शारीरिक दक्षता परीक्षण रहता है। शारीरिक दक्षता परीक्षण में आपको चेक किया जाता है कि आप कितना क्या दौड़ सकते हैं, कितना क्या आपके अंदर कैपेबिलिटी है। तो उसमें जो फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट है, उसमें क्या किया जाता है, पुरुषों के लिए अलग है और महिलाओं के लिए अलग है। पुरुषों के लिए अलग और महिलाओं के लिए अलग है। तो इसमें पुरुष अभ्यर्थियों के लिए 4.8 किलोमीटर की दौड़ है, ठीक है। ये लगभग 4800 मीटर की दौड़ है, वो आपको 25 मिनट में
पूरी करनी है। तो ये शारीरिक दक्षता पुरुषों के लिए है। और इसके बाद अगर हम बात करते हैं महिलाओं की, तो महिलाओं के लिए कितनी है? महिलाओं के लिए 2.4 मतलब 2400 किलोमीटर, 2400 मीटर 14 मिनट में महिलाओं को पूरा करना होगा। तो ये महिलाओं के लिए अलग है। तो दोस्तों ये प्रक्रिया है, भर्ती प्रक्रिया। लिखित परीक्षा हो गई, शारीरिक मानक परीक्षण हो गया, शारीरिक दक्षता परीक्षण हो गया। तो इनमें से जो भी टेस्ट होते जाएंगे, जो भी प्रक्रिया होती जाएगी, उसकी जानकारी आपको जो यूपी बोर्ड की जो वेबसाइट है, यूपीपी की, जो जिस पर ये आवेदन आया है, इस पर आपको हर बार आपको एडमिट कार्ड भी मिल जाएंगे और आपकी मेरिट लिस्ट भी आपको प्रोवाइड करा दी जाएगी। और कोई भी अगर नियम या संशोधन होता है वो भी आप उससे भी आपको अवगत करा दिया जाएगा। तो दोस्तों अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी है, आपको सही लगा है वीडियो, और लगता है कि आपके मन में अब कोई इसके अलावा सवाल नहीं रह गए होंगे, इसमें कुछ और चीज़ें हैं, आरक्षण है, किस तरीके से आरक्षण दिया जाता है, ये चीज़ें हैं, अगर आप कहते हैं तो इस पर मैं अलग से वीडियो ज़रूर बना दूंगा। और उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है, आप नए हैं चैनल पर, तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा, चैनल से जुड़े रहिएगा। कोशिश रहेगी कि ज़्यादा से ज़्यादा तैयारी आपको चैनल के माध्यम से करा दी जाए, फ्री ऑफ कास्ट करा दी जाएगी। कोई भी बैच या कोई भी जो वीडियो है वो पेड जैसा नहीं कुछ भी होगा। तो दोस्तों जुड़े रहिएगा अभिज्ञान क्लासेस से, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा अगर आपने अभी तक नहीं किया है। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।